बीजेपी के लोग भी क्या छाती ठोक के बता पाएंगे कि उनके अनुशासित राज्यों में ये ऐसे प्रमाण थे ही नहीं कुछ? क्या उनके अनुशासित राज्यों में से ऐसे डुप्लीकेट रेशन कार्ड्स या डुप्लीकेट पैन कार्ड्स मिले ही नहीं थे? मुद्दा ये था कि ईवीएम फेल हो रहा है या ईवीएम का घोटाला हो रहा है। आज ईवीएम को शायद उन्होंने बरी कर दिया है आरोपों से, और वो आरोप आ गए हैं चुनाव पत्र तक, या फिर ये जो वोटर्स लिस्ट है, मतदाता सूची तक आ गए हैं आरोप। आखिरकार लोग ये भी तो सोचेंगे ना कि भाई घोटाला किसमें था, ईवीएम में था या वोटर्स लिस्ट में था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। वोटर लिस्ट को लेकर कोहराम मचा हुआ है। राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं तो चुनाव आयोग चुनौती दे रहा है। आखिर झूठ कौन बोल रहा है? क्या सिर्फ प्रशासनिक समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर देश को गुमराह करने का काम चल रहा है, या वाकई में देश में बहुत बड़ी मतों की चोरी हो रही है? ट्विटर पर तो यह ट्रेंड हो रहा है कि पाकिस्तान में भी चुनाव आयोग पर आरोप लगे, बांग्लादेश में भी आरोप लगे, और अब भारत में राहुल गांधी भी आरोप कर रहे हैं। साथ ही यह भी ट्रेंड हो रहा है कि आखिर बीजेपी की पोल खुल गई है, सारे चोरों की चोरी पकड़ी गई है। वास्तविकता क्या है? क्या चुनाव के लिए एक ऐसा मुद्दा खोजा जा रहा है जो मुद्दा है ही नहीं, या फिर एक ऐसा मुद्दा जो लंबे समय से था लेकिन कोई इसे उठा नहीं रहा था? आज इस पूरे विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनैतिक पत्रकार अभिजीत मुळे जी। अभिजीत मुळे नमस्ते। जी परफेक्ट वॉइस नाम के अखबार के पॉलिटिकल एडिटर हैं। राजनैतिक गलियारों में इनकी रिपोर्टिंग जो है उसे सराहा जाता है। सटीक विश्लेषण, सटीक रिपोर्टिंग, ये उनकी खासियत रही है। और अभी अभी अखबार में, परफेक्ट वॉइस अखबार में, उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें ये लिखा है उन्होंने कि खुद एक जमाने में पीएमओ देखने वाले और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी के हमखास ऐसे पृथ्वीराज चौहान के करीबी खुद कई जगहों पर वोटर लिस्ट में मौजूद है। अभिजीत जी खुद हमारे साथ मौजूद है। अभिजीत जी, हमें बताइए कि आपकी ये खबर आखिर है क्या? मयूर जी, पहले तो धन्यवाद आपका। ये बहुत बड़ा विषय है, और इसके ऊपर जानकारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा होना आवश्यक है। बेसिकली खबर तो कोई यानी भाजपा के जो कराड़ के कार्यकर्ता है, उन्होंने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग के पास कि पृथ्वीराज चौहान जो पिछले यानी अभी दिसंबर में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तब तक जो एमएलए थे वहां के, तो उनके जो पीएस है, पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी जो है उनके, गजानन अवड़कर, उनकी पत्नी शुभांगी और उनका भाई, ऐसे तीनों के नाम दो जगहों से, एक वाठार नाम का गांव है कराड़ के नजदीक में, जो वैसे बड़ा गांव है। तो पहले आवड़कर फैमिली वाठार में रहती थी, उसके बाद में वो कराड़ में रहने आई, तो वाठार में भी उनका नाम है, कराड़ में भी उनका नाम है। पर इसमें यानी ऐसा तो कई जगहों पे होते हुए भी दिखा है। और जब हमने इस विषय में पृथ्वीराज चौहान जी से भी बात की, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने केवल ये आवड़कर फैमिली के नाम ही नहीं, तो उनको ऐसे करीब करीब 6-7 हजार नाम ऐसे डबल एंट्री वाले उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाए गए हैं। और उन्होंने कल ये कहा था कि आज तक वो उस संदर्भ में प्रॉपर कोर्ट में एक याचिका भी कर लेंगे कि ये नाम कम करना चाहिए। पर वहां के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो किस जमाने में यानी करीब 10 साल पहले तक
पृथ्वीराज चौहान के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो उन्होंने ही ये केस की है, उन्होंने ये कंप्लेंट की है और उनका कहना ऐसे है कि उन्होंने जब चुनाव हो रहा था, उस समय इस विषय को उठाया था क्योंकि अ, आजकल हम देखते क्या है कि चुनाव यानी महाराष्ट्र के चुनाव हुए 7-8 महीने हो गए हैं और उसके बाद अभी या एक्चुअली 10 महीने करीब-करीब हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पे चुनाव के धांधली जो कथित स्वरूप से धांधली के विषय है, जो जो आजकल अभी उठाए जा रहे हैं। इनका कहना ऐसे कि उन्होंने उस समय उठाए थे और उस समय भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और उनका कहना ऐसे है कि चूँकि उस समय सिटिंग एमएलए पृथ्वीराज चौहान जी थे, तो उ उ उसके कारण शायद चुनाव अधिकारी थे, बीएलओ जो थे, बूथ लेवल ऑफिसर्स, तो उन्होंने शायद इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, कंप्लेंट सीरियसली नहीं ली होगी। और उन्होंने ये भी आरोप किया है कि आवलकर जिनके नाम के बारे में उन्होंने कंप्लेंट की है, तो ये आवलकर का वहाँ का इन्फ्लुएंस इतना था कि उनके चलते इससे पहले 1-2 बीएलओज़ की ट्रांसफर्स वगैरह भी हो चुकी थी, किसी को नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। तो इस प्रकार के पहले भी हुए ऐसे उनके आरोप। खैर ये सारे लेकिन आरोपों लेकिन को अभी अभिजीत हाँ, जी, अगर पूरे मुद्दे को बड़े ध्यान से देखा जाए, तो ये मामला जो है वो बहुत दूर तक जाता हुआ हमको दिख रहा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये मतों की चोरी हुई है। आप क्या मानते हैं, ये मतों की चोरी है या ये सिर्फ एक एडमिन का प्रॉब्लम है जिसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है? आप इतने लंबे समय तक जो है पत्रकार रहे हैं, आपने क्या पाया? बिल्कुल ये यानी ये तो जब मैंने कल पृथ्वीराज चौहान जी से बात की तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि ऐसे लग रहा है और उनका यानी लग तो नहीं रहा है कि इनफैक्ट ये सच है कि राहुल गांधी का रवैया जो है पूरा इस विषय में, ये पॉलिटिकल है। यानी ऐसे लग रहा है कि मानो बिहार में तो कांग्रेस की नैया डूब रही है, उसको कोई सहारा नहीं है। तो चलो भई ये वोट चोरी का मुद्दा है, इसको एक तिनके का सहारा बना दे और अपनी डूबती नैया संवारने का प्रयास किया जाए। शायद ये ऐसा उनका गणित है या फिर जैसे आपने शुरू में कहा, जो सोशल मीडिया में काफ़ी पैमाने पे तर्क लगाए जा रहे हैं कि इसी प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, इसी प्रकार से अन्य देशों में हुआ है, तो शायद भारत में भी उसी प्रकार से कुछ करने का प्रयास तो नहीं चल रहा। पर खैर यानी एक मुद्दा तो निश्चित है, यानी मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भले ही राहुल गांधी ने ये मुद्दा चुनावी राजनीति के एंगल से या फिर केवल राजनीतिक एंगल से उठाया हो, पर हुँ, अ, उन्हीं के पार्टी में कुछ लोग हैं, जो मेरे ख्याल से धीरे-धीरे इस सारे विषय को जो चुनाव सुधार का विषय है, उसकी ओर लेके जा रहे हैं क्योंकि चुनाव सुधार तो होने चाहिए। यानी हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ हैं क्योंकि कैसा है यानी उसके भी कई सारे मुद्दों की चर्चा सोशल मीडिया और अन्य मंचों पे हुई है कि जैसे चुनाव आयोग के पास खुद का कोई स्टाफ नहीं होता। वो वहाँ का लोकल स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, उनको वो लेते हैं और पूरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी करते हैं और फिर वो स्टाफ लौट जाता है। अच्छा ये लोकल स्टाफ होता है, उनके लोकल हित संबंध होते हैं, बने हुए रहते हैं और ये जैसे कि इस स्पेसिफिक केस जो मैंने आज रिपोर्ट की है कराड़ वाली, तो उसमें भी आरोप हुआ है कि ये लोकल हित संबंध है, लोकल दबाव में आ जाते हैं। लोकल नहीं, अ, लेकिन मुद्दा ये है इसमें अभिजीत जी, जो मुद्दा पूरा का पूरा बन के सामने आ रहा है, वो ये मुद्दा बन के आ रहा है कि एक राष्ट्रीय साजिश चल रही है और राष्ट्रीय साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये राष्ट्रीय साजिश हो सकती है?
अ, लगता तो नहीं है पर कैसे है यानी हर जगह पे उसको लोकल प्रमाण है उसके। यानी जैसे अभी एक मित्र जो मुंबई में ही रहते हैं, तो वो उनका वाकया बता रहे थे कि अ, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे कि यानी पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा कि उनके पीए के साथ हुआ है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पार्ट से वो दूसरे भाग में रहने के लिए चले गए। हाँ, और डिड नॉट बी नेसेसरी कि जो पहला घर है वो उन्होंने छोड़ दिया है। हाँ, पर जहाँ नए जगह पे रहने के लिए गए, वहाँ पे उन्होंने नाम दर्ज किया। तो नाम दर्ज कराने की जो यंत्रणा है, वो सुचारू है, वहाँ पे दर्ज तो हो जाता है। नाम हुँ, निकालने की यंत्रणा जो है, वो शायद ठीक नहीं है और वहाँ से नाम निकलते नहीं है। जिसके हुँ, कारण उन्हें भी उनके चुनाव क्षेत्र में करीब-करीब 7,000 नाम डबल आए हुए मिले। हमारे मित्र के बारे में भी ऐसे ही हुआ कि वो दूसरी जगह पे रहने गए, दूसरी जगह पे नाम तो जुड़ गया, पर जहाँ से वो जहाँ पहले रहते थे, तो वहाँ से नाम हटा नहीं। इन्होंने वहाँ के कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो इनके संपर्क में थे, उनको कहा, तो उन्होंने कहा, "रहने दीजिए ना।" तो ये हुँ। रहने दीजिए ना, ये जो विषय है ये क्रूशियल है और इसमें से यानी ये एक बड़ा आरोप है कि इसी से धांधली होती है। नहीं, धाँधली होती है में देखिए राशन कार्ड में भी यही समस्या होती थी। हमने बहुत बड़े कांड देखे हैं। राशनिंग मामले में कालाबाज़ारी जब मिट्टी के तेल की चलती थी, एक ही हाँ, आदमी के 5-5, 6-6, 10-10 कार्ड हुआ करते थे। जब मोदी सरकार आई, अगर हाँ, आपको याद हो, तो हाँ, राशनिंग के बिल्कुल अनाज बड़ा का राष्ट्रीय मुद्दा चला। घोटाला निकला और उसके बाद में राशनिंग कार्ड जो है, उसकी जगह पे स्मार्ट कार्ड्स दिए गए या फिर राशनिंग कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया और हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला था, वो जनता के सामने आया। बराबर है। इसी प्रकार से हमने देखा कि पैन कार्ड भैया पैन कार्ड एक-एक आदमी के 2-2 3-3 होते थे। हुँ, एक ही आदमी है लेकिन कमाई 3 जगह पे जो है वो डिवाइड होती थी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, टैक्स ब और लग नहीं उसके रहा है। बाद में जो है जब आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो लाखों पैन कार्ड जो थे वो नकली बाहर निकले। हुँ, तो क्या ये कहा जाए कि अब तक का जो राशन कार्ड का घोटाला चल रहा था या अब तक जो पैन कार्ड का घोटाला चल रहा था, वो कांग्रेस ने किया हुआ घोटाला था वो या सिस्टम फेलियर था? वो क्या था? यानी देखिए अभी ये यानी राजनीतिक पार्टियाँ तो राजनीति आरोप करेगी। यानी बीजेपी के कार्यकाल में ये घोटाला सामने आया, तो ये कहेंगे कि उनके पहले हुआ है। पर यानी क्या ऐसे हम यानी बीजेपी के लोग भी क्या ये छाती ठोक के बता पाएँगे कि उनके अनुशासित राज्यों में ये ऐसे प्रमाण थे ही नहीं कुछ? क्या उनके अनुशासित राज्यों में से ऐसे डुप्लीकेट रेशन कार्ड्स या डुप्लीकेट पैन कार्ड्स मिले ही नहीं थे? तो शायद ही मेरे ख्याल से वो कोई इसका सही-सही जवाब देना चाहेगा। पर इसमें और ये जो सुधारों की बात आती है, तो वो इसी से आती है कि और इसीलिए आती है कि भई ये चीज़ें ये चलती रहती है और यानी ये कोई नई बात नहीं है यानी हम अगर आर्य चाणक्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ने जाएँ तो उसमें भी जैसे यानी जो कुआँ पानी पीता है वाली जो चीज़ कही जाती है, तो वो इतनी पुरानी है, वो एक जो मानवीय स्वभाव है, उसका वो भाग है और जो राज्य तंत्र है, उसका काम ही ये है कि इसको ध्यान में लेते हुए सिस्टम्स इस तरह से बनाएँ कि जो फेल ना हो, जिसमें करप्शन के लिए कम से कम चांस रहे। तो मेरे ख्याल से ये पूरा यानी एक तरह से फिर से ये मुद्दा जाएगा करप्शन के विषय पे। नहीं, लेकिन अभिजीत जी, क्योंकि आप रोज़ पब्लिक से मिलते हैं, जनता के साथ सीधे जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, बहुत ही लो प्रोफ़ाइल रहना पसंद करते हैं, कॉमन मैन के बीच में आप रहना पसंद करते हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है
अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे कईयों ने सर्वे कर दिया। सीएसटीएस के सर्वे ने ये कहा कि लगभग 45% जितने लोगों का कहना है कि भैया उन्हें चुनाव आयोग में विश्वास है। 35% लोगों का कहना है कि कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए और 15% लोगों का कहना है कि आरोप सच्चे हैं, चुनाव आयोग घोटाला करता है। इसी प्रकार से अन्य एजेंसियों ने भी सर्वे किया। आप क्या मानते हैं? आपकी जो लोगों के साथ में डिस्कशन हुई, चर्चा हुई, लोगों से मिले, क्या ये आरोप के साथ लोग अपने आप को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं? पूरी तरह से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये जो सीएसटीएस का सर्वे में जो आया हुआ अनुपात आपने जो बताया, तो लगभग वो यानी काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि यानी जब आम बस में, ट्रेन में सफ़र करते समय जो सहयात्री है उनके साथ जब इस प्रकार की बातें छिड़ जाती हैं और उससे जो ये व्यक्त होता है, ध्यान में आता है कि कुछ एक तबका है और वो तो नया नहीं है, वो तो यानी 2014 में जब मोदी शासन शुरू हो गया, तब से वो उसके विरोध में ही है और जो भी कोई मुद्दा निकलता है उसमें वो उसका पुरज़ोर विरोध ही करते आया है। तो वो सबसे बड़ा वोकल तबका है और वो इस विषय को बोलते ही रहता है। तो मेरे ख्याल से वो 15% शायद बढ़ा ही है, यानी पहले शायद और कम था, पर उसमें बढ़ोतरी है तो अच्छा है एक तरह से कि ये एक लोकतंत्र के लिए सक्षम विरोधी पार्टी होना आवश्यक है और अगर विरोधी पार्टी जो है, वो अपने मुद्दे लोगों तक ले जाने में सफल हो रही है और लोगों को उसको उनके मुद्दों में कुछ दम नज़र आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, इससे डिबेट अच्छा चलेगा और कुछ यानी जो हम कहते हैं ना कि जैसे ये समुद्र मंथन होगा तो उसमें से हलाहल भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। तो डिबेट होना ज़रूरी है और उसके लिए स्थिति यानी लोगों तक अगर विरोधी पक्ष के मुद्दे जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर लेकिन लेकिन इसमें लेकिन लेकिन मैं रोकना चाहूँगा। हाँ, अच्छी हाँ, हाँ। चीज़ किस बात की है? आप देश की न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़े करें, क्या ये अच्छी चीज़ है? गवर्नर नहीं, नहीं, मैं गलत फैसले ले रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है? चुनाव आयोग भी अन्याय कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। मुद्दा ये बनता हुआ दिख रहा है एक लार्जर कैनवास पे। नहीं, कैसे ये है मैंने जो पूरा पूरा कंट्री जो है, इस पूरे के पूरे कंट्री की सारी सिस्टम करप्ट है। इस पूरे के पूरे कंट्री के अंदर के सबके सब सरकारी अधिकारी बिके हुए हैं। इस कंट्री के अंदर न्याय तंत्र घोटाला कर रहा है। इस कंट्री के अंदर जो है कलेक्टर घोटाला कर रहे हैं। इस कंट्री में इलेक्शन कमीशन घोटाला कर रहा है। जो आदमी हर बात को लेकर रोता-रोता शिकायत करे, मम्मी, मम्मी इसने ये कर दिया देखो, मम्मी, मम्मी उसने वो कर दिया देखो। क्या पब्लिक इतनी बात मानेगी? नहीं, आप ही ने जो अनुपात दिया है सीएसडीएस के सर्वे का, तो पब्लिक इसको मान नहीं रही है। मैंने ये कहा कि पहले अगर इस बात को 5-7 या 10% लोग मानते थे, अभी 15% लोग मान रहे हैं। तो ठीक है कि विरोधी पार्टी जो है, वो लोगों तक पहुँचने में सफल हो रही है। अब तक बिल्कुल वो उसमें नाकाम हो रही थी। पर दूसरी ओर जैसे यानी मैंने आज का ये जो न्यूज़ दी है और उसमें जो पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा है, तो मुझे उसके बाद ऐसे लगने लगा है कि कांग्रेस में भी एक बड़ा तबका ऐसे है कि जो केवल राजनीतिक लाभ नहीं चाहता, वो उससे ज़्यादा स्थायी मुद्दे की ओर बढ़ना चाहता है और वो स्थायी मुद्दा है चुनाव सुधारों का। यानी हुँ, इसमें किसी की दो राय नहीं है कि सिस्टम जो है, वो अभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। उसमें सुधारों की गुंजाइश है और वो सुधार करने चाहिए, किस प्रकार से वो सुधार हो, इसके नए-नए टेक्नोलॉजी में उसके मार्ग है। क्योंकि देखिए यानी पिछले साल तक या 6-8 महीने पहले तक महाराष्ट्र के चुनाव के जब नतीजे आए, तब तक मुद्दा ये था कि ईवीएम फेल हो रहा है।
या ईवीएम का घोटाला हो रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। आज ईवीएम को शायद उन्होंने बरी कर दिया है आरोपों से और वो आरोप आ गए हैं चुनाव पत्र तक या फिर ये जो वोटर्स लिस्ट है मतदाता सूची तक आ गए हैं आरोप। तो यानी आखिरकार लोग ये भी तो सोचेंगे ना कि भाई घोटाला किसमें था? ईवीएम में था या वोटर्स लिस्ट में था? तो उसका भी उत्तर देना पड़ेगा और विपक्ष जो बड़े पैमाने पे मुद्दा उठा रहा है, उन्हीं को इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो ये भी यानी इसमें मेरे ख्याल से ये जो 45 और 35 का जो अंतर है, वो इसमें है। 45% लोगों को लग रहा है कि यस, चुनाव की प्रक्रिया जो है, उसमें सुधारों की गुंजाइश है, वो होनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को भी कोई आपत्ति नहीं होगी ऐसे लगने में, ऐसे मुझे लगता है। जी, बिल्कुल। अभिजीत जी, आपने हमारी यूट्यूब चैनल पे हमारे दर्शकों के साथ संवाद किया। इस गंभीर विषय के ऊपर एक निष्पक्ष चर्चा की, अपने विचार रखे और आपने जो अपनी परफेक्ट वॉइस न्यूज़पेपर में जो एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ छापी है, उसके विषय में हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आखिर माजरा क्या है? क्या ये एक सुधार है, जो समय के साथ आगे बढ़ेगा? या फिर इस सुधार के साथ कांग्रेस पार्टी खुद असहज महसूस कर रही है और इसीलिए खुद सड़क पे आई है? जनता समर्थन देगी इस बात को या नहीं देगी? चर्चा तो बनी हुई है, कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग विरोध में है, लेकिन इस पूरे कांड के कुछ अंक आगे और भी प्रकाशित होना बाकी है। इस पूरे मसले पर जब-जब कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम आप तक एक्सपर्ट के माध्यम से हमारी राय पहुंचाएंगे। आप इस पूरे मामले पे क्या मानते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।